मैंने ब्रह्म कुमारी समाज से जो भी दूर रहते हुए भी एहसास किया, महसूस किया, इस पहल को मैंने महसूस किया कि ये एक डेडिकेटेड कॉज में भाई और बहनें ये अपने आप को समर्पित करके चल रहे हैं। अपने आप को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं? मुझे लग सकता है कि मेरे को ये चाहिए तो मैं ले लूँ, हो सकता है वो किसी दूसरे के पास है। तो क्या करना कि नहीं करना, कौन बताएगा? मैं बोलूँगा ये कौन होते हैं बोलने वाले? ब्रह्म कुमारी बोलेंगे नहीं, इन लोग ऐसा काम करते हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं, कह रहे हैं तो कुछ बात होगा। अपने लिए तो कुछ एकत्रित नहीं कर रहे हैं, कोई नाम भी या कोई मेडल्स मिल रहे हो, कुछ मिल रहे हो, ये भी नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों कर रहे हैं? कहीं उनके उसमें सोच है कि ये जो हमने महसूस किया वो और लोग भी उसके संपर्क में अगर आते हैं तो मानव समाज की जो व्यवस्था है वो और बेहतर दिशा में जा सकती है। नमस्ते, ओम शांति। मैं हरीश मोयाल माइंडफुल मोमेंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक बेहतर समाज की, एक सुंदर व्यवस्था की स्थापना करना है। और बातचीत करते हुए बहुत सारे जीवन में कई बार हमें लक्ष्य मिल जाते हैं, कई बार हमारा जीवन किसी भटकाव से गुजर रहा होता है और किसी की बात सुन के हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लग जाती है। सो आज ऐसे ही उम्मीद की किरण और कुछ शिक्षाओं के साथ हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के माननीय महाराज त्रिभुवनेश्वर सारन सिंह देव जी। महाराज साहब छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे हैं। आइए हम उनके अनुभव और विचारों से सीख और प्रेरणा लें। माननीय महाराज त्रिभुवनेश्वर सारन सिंह जी देव साहब का हमारे इस शो में बहुत बहुत दिल से मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपसे रूबरू बातचीत का मौका मिला। या आप लोगों ने मौका दिया। तो सबसे पहले मैं कोई सवाल नहीं करना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ आए हैं, आपके चेहरे में स्माइल है, आपको क्या ख़ास लगा इस स्थान पे आके? शांति है यहाँ, शांति है, समर्पण है, मानव समाज के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो ये महसूस होता है। मैं आपको महाराज जी बोलूं या टीएस बाबू बोलूं? क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा, आप उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। सो वैसे तो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ थे तो शायद छत्तीसगढ़ का उतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन जब से अलग हुआ है तब से तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली छत्तीसगढ़ में। और मैं यकीन मानता हूँ कि आपके पॉलिटिकल करियर में आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की होंगी वहाँ पे। ख़ास तौर से यहाँ आने के बाद आपके भी मन में, जैसे आपने बताया, शांति है और समाज में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर युवाओं में देखें, हर तरफ सभी को थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपका कोई ऐसा सुझाव या इस नई युवा पीढ़ी को या जो बच्चे हैं उनको कोई ऐसा सुझाव कि आध्यात्मिकता का जीवन में क्या महत्व है, अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें? आज के युग में बच्चों को पैदा होने के पश्चात बड़े होते होते माता पिता और निकटतम वातावरण जो उनको मिलता है उसमें शुरू से ही कुछ बन के पाने की बातें बलवती होती हैं। अन्य बातें प्रमुखता से सामने नहीं आती अमूमन, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं या नैतिक मूल्य कहते हैं या मूल्य कहते हैं, वैल्यूज़ कहते हैं। उन पे ध्यान पेरेंट्स के तरफ से, सामाजिक वातावरण के तरफ से, शायद टीचर्स के तरफ से भी कम मिलता है। और कुछ प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए भौतिक जीवन में उस पे बल ज़्यादा होता है। शुरू से ही बच्चों से पूछा जाता है क्या बनोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। ये बात नहीं आती है बच्चों के मुख से कि हम समाज के लिए काम करना चाहेंगे।
जिसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की तरफ हम ध्यान देना चाहेंगे, ये बातें ही नहीं आती हैं। तो बच्चा है, वो जन्म पाता है, हम जेनेटिकली क्या मानव को मिलता है पेरेंट्स से या पूर्वजों से, वो अपनी जगह है, लेकिन सीख जो शुरुआती दिनों से ही मिलती है। बच्चा बोलना चालू कर रहा है, चलना चालू कर रहा है, समझना चालू कर रहा है, तो ध्यान पूरा, जिन्हें सामाजिक अचीवमेंट्स कहते हैं कि कुछ पाना है, कुछ बनना है, इसके तरफ ज़्यादा जाता है। और उसमें धीरे धीरे समय के साथ जब अवसर कम है और प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गई है आबादी के विशेष करके फैलाव के कारण, तो उसमें सही गलत भी धूमिल हो जा रहा है। आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है। उसमें कभी कभी मैं कहता हूँ कि शुभ लाभ नहीं, लाभ शुभ। पहले लाभ वो पहले सरस्वती जी अब ये लक्ष्मी जी के नाम से लिखते थे शुभ लाभ, यानी लाभ में भी लाभ हो भी तो शुभ हो। अब शुभ लाभ नहीं, लाभ शुभ। तो ये जो मानसिकता में, सोच में और लगभग पूर्णतः प्रतिस्पर्धा और अवसरों की कमी के कारण ये बातें जो आ गई हैं, इनमें नैतिकता, मूल्य आधारित व्यवहार, ये कम होता जा रहा है, काफ़ी कम होता जा रहा है। और नई पीढ़ी के पास तकनीक का इतना उंगलियों पे आज बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जो जानकारियाँ भी देती हैं, कभी कभी मिसगाइड भी कर देती हैं, मनस को दूसरी दिशा में भी ले जाती हैं। एक्सपोजर एकदम से बहुत कोमल आयु अवस्था में कई विचारों से हो जाता है, दृश्यों से हो जाता है। तो ये बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण समय युवा पीढ़ी के लिए है, जहाँ उनको ये भी महसूस होता है कि अपने पहली पीढ़ी से हम ज़्यादा दक्ष हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा क्षमता रखते हैं, ज़्यादा कैपेबिलिटी एक हिसाब से रखते हैं। वहीं जो मूल्य आधारित कार्य होने चाहिए, हमारा कार्य पद्धति होनी चाहिए, वो उसकी जगह पीछे होती चली जा रही है। तो ये बात नई पीढ़ी को मैं सोचता हूँ कि ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। हम घर से ही देखते हैं, माता पिता से ही देखते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है उन परिस्थितियों में कि हम निर्णय उससे पृथक कुछ ले पाएँ। घर का जो वातावरण है वो भी उसी कंपटीशन से गुजर के निकला है। नए जो माता पिता हैं वो भी कुछ साल पहले वैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर के अपने स्थिति समाज में बना रहे हैं। तो घर में जो बच्चा देखता है उसका प्रभाव होता ही है, और उसके आगे जा पाना, उसके लिए हर युवती को, हर युवा को एक खुला मन रखना चाहिए, विंडोज़ ऑफ द माइंड एकदम ओपन रहने चाहिए, और निर्णय करने की क्षमता बनानी चाहिए। उनने ऐसा कहा इसलिए ये हो गया, मेरे को इसका नुकसान हो गया, इसलिए मैं ऐसी हो गई, मैं इसलिए ऐसा हो गया, उसके बजाय मेरे को ही करना है, मेरे को ही अपने आप को ढालने में पहल करनी है, सोचना समझना भी मेरे को ही है। सहारा किसी और की मान लें कि गलत दिशा का, उसको अपने लिए एक बहाना कह लें या कारण कह लें, वो नहीं करना चाहिए। मजबूत मानसिक रूप से हर युवती युवा को उस नाते होना चाहिए कि आप निश्चित रूप से जो आपको वातावरण मिल रहा है, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो जो मेरे को जानकारियाँ होंगी या जो जानकारी की संभावना होगी, आज कम से कम 10 गुना ज़्यादा मेरे स्कूल और कॉलेज के समय की आज की पीढ़ी को होगी। और उनको निश्चित रूप से लगता होगा कि हम इनसे ज़्यादा जानते हैं। और वैसी स्थिति में अपने आप को संभाल के दिशा दे पाना कि अरे इन लोग बोल रहे हैं, ये तो खुद ऐसा इनने किया है, पुरानी पीढ़ी हमको शिक्षा दे रही है, खुद ऐसी गलती करते हमने देखा है।
कहते हैं कि हर बार ठोकर खा के ठाकुर बनने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार दूसरों की गलतियों से हम सीखें और आगे बढ़ जाएं। वो तभी हो सकता है जब हम किसी को सुने या किसी के जीवन के बारे में पढ़ें। तो एक मन में बात आती है कि आपके जीवन में, अगर मैं आपके जीवन के बारे में जितना जानता हूँ, तो आपके जीवन में दो बड़ी कमाल की चीज़ें, एक तो आप राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरा आप राजनेता भी रहे हैं। तो ऐसी क्या प्रारंभिक अपने बचपन की शिक्षा आपको मिली जिसने आपको जनसेवा की तरफ प्रेरित किया? क्योंकि बचपन में हमने एक गाना भी सुनते थे, बचपन में क्या आपने भी अपने बचपन में सुना होगा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। पर जो अभी नेता का जो परिप्रेक्ष्य वो तो बदल चुका है, तो आपको ऐसी कौन सी शिक्षा? वही बात, तो उस गाने में हम लोगों ने भी वो पिक्चर देखी थी जब और कम उम्र के थे, काफ़ी कम उम्र के थे, और मूल्यों के आधार पे चलने की जो बात है वो समय समय पर आज के युवतियों और युवाओं के लिए सामने की जो पीढ़ी थी, उनके पहले की जो पीढ़ी थी और पीढ़ियां थी, उनकी कमियों को देखकर ह्रास जो आया है, गिरावट जो आई है, उस गिरावट को देख के संभलने की कोशिश कर पाना थोड़ा कठिन भी होता है और उनकी अनदेखी करना भी आसान हो जाता है। तो इसमें मैं हो सकता है कि सौभाग्यशाली रहा कि माता पिता ऐसी सोच के थे। एक फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, आईएएस ऑफिसर थे, और माता जी गृहिणी थी। बड़े होते होते हम लोग को बताया गया कि डैडी के आईएएस के जो नोट्स वगैरह थे वो पूरा मम्मी लिखती थी, तो बिना आईएएस का इम्तिहान दिए वो भी उनके साथ साथ पढ़ी। तो जो भी वातावरण घर का था वो काफ़ी शांत और याद है मुझे, डैडी कभी कभी आते थे, मार्केटिंग करके आ रहे हैं, एक टी शर्ट लेके आते थे और उसको दिखा के इतना खुश होते थे कि देखिए मैंने ये कैसा दिख रहा है, कैसा है, एक बहुत छोटी सी चीज़। तो कोई धन का, वैभव का ऐसा वातावरण घर में नहीं था। और मुझे याद है कि 7वीं कक्षा में, शायद मैं बोर्डिंग स्कूल में, सिंधिया स्कूल में उस समय पढ़ रहा था, तो मैंने पूछा भी घर से कि हम लोग राजा टाइप के हैं क्या। बच्चों के बीच में बात आई तो किसी ने बोला होगा कि वो हम लोग के दिमाग में बात वैसे नाते नहीं बैठी थी। एक सामान्य परिवार के रूप में बड़ा किया था मम्मी डैडी ने। बोर्डिंग स्कूल में ही शुरू से पढ़े थे, 3री कक्षा से बोर्डिंग स्कूल में पढ़े थे। डैडी का ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होता था उन पोस्टिंग के हिसाब से जाते थे। तो वातावरण मम्मी डैडी से घर का जो मिला वो बहुत सहायक रहा उस नाते। जो कभी कभी कहते हैं कि पुराने राज परिवारों में जन्म पाके कई बार मानसिकता थोड़ी बदल जाती, बदली हुई भी हो जाती है, अपने आप को अलग परिस्थिति में भी देखने की, जहाँ पुरातन मान्यताएं आपको काफ़ी ऊंचा दर्जा दे देती हैं, भगवान के अवतार के रूप में तक बातें होती हैं। लोग आपको महाराज इस प्रकार का वातावरण होता है। तो व्यवहारिक संतुलन बिगड़ना बहुत आसान होता है उस वातावरण में जहाँ आपके साथ अगल बगल के जो भी लोग रहते हैं, वो वातावरण अगर वैसा देते हैं बहुत आसान रहता है। मुझे लगता है कि अलग ढांचे में ढल जाना। तो मैं जिस ढांचे में ढल पाया उसमें मम्मी डैडी ने जो वातावरण दिया वो बहुत ज़्यादा सहायक था। और काम करने इत्यादि की बात आपने कहा या सीख की बात कहा, तो वो बहुत कम बोल के सिखाते थे कि ये बैठो, ये लेसन है, यहाँ से यहाँ तक अब पढ़ना है, सीखने वाली बातें या व्यवहार की भी बातें। कभी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो कभी कोई वाकया बता दिया। अब हम लोग के पूर्वज जो थे, आज़ादी के पहले जो महाराज थे सरगुजा के, उनके बारे में वो ऐसे ही बताते थे कि अगर महाराज की सवारी निकली है, सवारी आने, वो कहने की बात है, गाड़ी में वो जा रहे हैं रोड पे, तो सरगुजा में कोई भी नागरिक हाथ दे के महाराज की गाड़ी को रोक सकता था। अच्छा।
वो आज का जो एक आडंबर सा दिखता है कि लाल बत्तियां और पुलिस और सामने पायलट की गाड़ियां, पीछे फॉलोअप में सिक्योरिटी वगैरह चल रहा है, और आज के समय जहां पब्लिक से कनेक्शन हाथ जोड़ के और मदद मांग के, चाहे वो राज परिवार के हों चाहे कोई हो, वो चुनाव जीतने के लिए पहल करते हैं, वहीं आप किसी स्थान पे अगर पहुंच गए, सत्ता के करीब पहुंच गए, तो उन्हीं को हटाती है व्यवस्था। तो वो एक युवा के रूप में जब समाज को स्कूल इत्यादि से, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, तो वहाँ से निकल के जब समाज को देखने का मौका मिला, तो वो जो दृष्टांत डैडी बताया करते थे, इस प्रकार के दृष्टांत, तो उससे बिना क्लास लिए उनने क्लास ले ली थी और एक सीखने का मौका दे दिया था कि देखो कैसा व्यवहार का, जा रहे हैं तो ध्यान दो, अगर गाड़ी में हो तो कहीं ऐसा मत हो कि कुछ लोग सड़क के बगल से पहचान रहे हों, प्रणाम कर रहे हों, तो प्रणाम करना। सीख ये थी कि व्यवहारिकता में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। महाराज जा रहे हैं और अच्छा, तो मैं सौभाग्यशाली था कि वातावरण माता पिता से ऐसा मिला। फिर कुछ आदमी स्वयं भी सीखता है, सीख लेता है, जिन विचारों के संपर्क में आता है वो विचार भी आदमी को थोड़ा बहुत ढालते हैं। एक तो आपका स्वभाव रहता है, प्राकृतिक स्वभाव रहता है, फिर बाल अवस्था का वातावरण, वहाँ आप ढलते हो, फिर बड़े होते होते ढलाई होती चलती है। आज भी आदमी को ढलना रहता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। उसी का हिस्सा राजाओं के संदर्भ में तो ये रहता ही था, कहीं ना कहीं से वो सुनने में आता ही था कि लोगों की देखभाल की जवाबदारी राजाओं की होती है। मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आना चाहता था। आज भी जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं, मैं बार बार इंटरव्यूज़ में ये सब मैं कहता भी हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं रहती वो टांग खींचना ज़्यादा रहता है, काम कम रहता है, समय व्यर्थ होता है ऐसा लगता है उसमें। फिर भी जो परिस्थिति है उसमें काम करने की बात है। तो ऐसे वातावरण में जन्मे बच्चों को एक स्वाभाविक एडवांटेज भी रहता है कि आपको पहले से ही घर की चर्चाओं में ये बातें सामने आती हैं कि लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप उनकी देखभाल करो, मदद करो, प्रोटेक्शन करो। ये राजाओं के कथनों में फिर जो बातें आती हैं कि दायित्वों में था, ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटीज़ में भी है। ये नहीं है कि राजा हैं और वो हैं तो आप जैसा चाहो करो। बहुत सारी ऐसी अनेकों छोटी छोटी जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ये बड़े होते होते आदमी संपर्क में आया, बातों से, विचारों से संपर्क में आया, और फिर ढलता चला जाता है अपने स्वभाव के अनुरूप। तो आज आपके सामने आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि जैसे दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई राजघराने में पैदा हुए हैं तो गोल्डन स्पून है, बट आपकी बातों से ऐसा लगा कि चुनौतियां भी बहुत होती है, आसान नहीं होता है। एक इसमें कोई दो बात ही नहीं है कि जिस मेरे हिसाब से संयोग से, ऐसे तो कर्म की बात और बहुत सारी और बातें रहती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से संयोगवश ही आदमी को जन्म मिल जाता है। दूसरी बातों को अगर छोड़ दें, उस संयोग में आपको ऐसे परिवार में अगर जन्म मिलता है तो निसंदेह सामान्य नागरिक से बेहतर परिस्थिति में, जैसे गोल्डन स्पून कहते हैं, निश्चित रूप से आपका एडवांटेज है। आप हेड स्टार्ट जिसको बोलते हैं, अगर रेस में भाग ले रहे हैं तो आप 10 कदम आगे से चालू कर रहे हैं, बाकी लोग 10 कदम पीछे हैं। आप शिथिल होंगे तो पीछे से चालू करने वाले भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो बात नहीं है कि आपको हेड स्टार्ट है, और उस हेड स्टार्ट के साथ में फिर पूर्वजों के कथन, उनका व्यवहार, उनने कर्तव्य कैसे निभाए, लिव अप टू वाली जो बात आती है कि आपको उन विचारों के अनुरूप लोगों की अपेक्षा भी आपसे रहेगी कि आपको वो करना है। ये जो हेड स्टार्ट वाले हैं उनके ऊपर, उनके कंधों का एक समझिए भार भी है। तो आपको अगर हेड स्टार्ट है
तो जिन मापदंडों को आपको पूरा करने की कोशिश करना है, वो वेट लेके भी आपको दौड़ना है। जरूरी नहीं है कि जो थोड़ा पीछे से चालू कर रहे हैं उनके पास वो वेट हो, उनके पास दूसरे वेट्स हो सकते हैं। तो अंततः आपको आज के समाज में, जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था देश में है, वहाँ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। आपको अपनी क्षमता, जिस फील्ड में भी आप जाओ, चाहे आप सर्विस में जाओ, तो वहाँ मैंने बताया मेरे फादर आईएएस ऑफिसर थे, तो कहीं जन्म पाया उसके चलते आईएएस ऑफिसर नहीं बने, पढ़ाई करके उनको इम्तिहान पास करना पड़ा होगा। इम्तिहान में वहाँ तो जहाँ जन्म मिला उसका कोई एडवांटेज मुझे नहीं लगता है कि मिला होगा। वो उस फील्ड में के सर्विस में तो कोई एडवांटेज नहीं मिलता। बैकग्राउंड है, कई बार वो लाभकारी होता है, कई बार अरे वो तो राजा टाइप हैं तो लोग पहले ही से थोड़ा अपना दृष्टिकोण दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। पिक्चरों इत्यादियों में हम लोग बड़े होते होते हम लोगों ने भी राजाओं से जुड़ी हुई बहुत पिक्चरों के चित्रण, राजाओं के चित्रण सिनेमा में देखे, जिसमें उनको या तो अय्याश या शराब पीता हुआ या अत्याचार करता हुआ या अलग किस्म से व्यवहार करता हुआ ऐसा भी दिखाया। तो उसी समाज में जहाँ इस प्रकार के विचार हैं उसमें आप बड़े भी हो रहे हैं, आप एक परिवार में जन्म भी पाए हैं, लेकिन ऐसे परिवारों का चित्रण इस प्रकार से भी होता है जी। तो वो आपके लिए, जहाँ गोल्डन स्पून की बात है, तो ये आप नहीं हो। वैसे मैं शराब नहीं पीता, लेकिन पिक्चर में तो दिखाते हैं कि राजा तो वो तो शाम हुई नहीं और ग्लास पकड़ा। तो ये प्लस माइनसेस सब होते हैं, अंततः सभी के पास अवसर रहते हैं और उन अवसरों के अनुरूप फिर आपको सफलता हासिल करनी होती है जिस क्षेत्र में भी आप हैं। तो आप कुछ ऐसा, मैं चाहता हूँ आपके द्वारा ऐसी कोई बात हमारे युवाओं के लिए हो, जैसा जीवन आपने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, उन सब के मद्देनज़र एक कोई ऐसी बात जो हमारे युवाओं के लिए उस बेहतर परिकल्पना जो ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य है कि एक नए युग की स्थापना करें जहाँ पे दुख ना हो, तकलीफ ना हो। ये मैंने ब्रह्म कुमारी समाज से जो भी दूर रहते हुए भी एहसास किया, महसूस किया, इस पहल को मैंने महसूस किया कि ये एक डेडिकेटेड कॉज में भाई और बहनें ये अपने आप को समर्पित करके चल रहे हैं कि ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सामान्य आम व्यक्ति, एक आदमी जंगल में मजदूरी कर रहा है, उसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, अध्यात्म उसके जीवन में लगभग स्थान नहीं रखता। उसको खाने के लिए रोज का घर लाने की, मतलब वो एकदम आखिरी में चले जा रहे हैं, उसके लिए क्या स्थान रखता है जी। जो बहुत संपन्न हो गए वो अपने आप में अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, हमको बाकी चीज़ की क्या ज़रूरत, इतनी बड़ी इमारतें हैं, हो सकता है पैलेसेस हों, बंगले हों, मोटर गाड़ियां हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, हमको क्या ये सब की ज़रूरत है। लेकिन जब हम काम करते हैं और उस काम में कोई अनर्थ भी हो सकता है, उसको कौन हमको बताएगा। उसको तो कोई आवश्यकता नहीं, उसको तो मेहनत करना है और घर के लिए कमा के लाना है, उसका जीवन वहीं तक सीमित है। इनके पास सब कुछ है, इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम उस संतुलन के बाहर अपने बगल बैठे साथी को नुकसान करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, अपने आप को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं। मुझे लग सकता है कि मेरे को ये चाहिए, मैं ले लूं, हो सकता है वो किसी दूसरे के पास है, तो क्या करना कि नहीं करना कौन बताएगा। मैं बोलूँगा ये कौन होते हैं बोलने वाले। ब्रह्म कुमारी बोलेंगे नहीं, इन लोग ऐसा काम करते हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो कुछ बात होगा। इतना इन लोगों ने पाने के लिए पहल कर रहे हैं, खुद के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ एकत्रित नहीं कर रहे हैं। कोई नाम भी या कोई मेडल्स मिल रहे हो, कुछ मिल रहे हो, ये भी नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों कर रहे हैं। कहीं उनके उसमें सोच है कि ये जो हमने महसूस किया वो और लोग भी उसके संपर्क में अगर आते हैं तो मानव समाज की जो व्यवस्था है
वो और बेहतर दिशा में जा सकती है जी। और एक बेहतर समाज, चाहे वो सोने की चिड़िया हो चाहे कुछ हो, मेरे लिए सोना उतना महत्व नहीं रखता जितना मन में अगर सोने वाला भाव है, उन भावों में हम फिर जहाँ भी हों। बहुत दिल से शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद आपको, अवसर दिया आपने। और आप सभी का भी इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष धन्यवाद। महाराज त्रिभुवनेश्वर सारन सिंह देव जी ने हमें अपने अनुभव से भरे विचार और अपनी बहुत सारे अनुभव हमसे साझा किए। आपने भी उनसे प्रेरणाएं ली होंगी और माइंडफुल मोमेंट्स में ऐसे ही महान हस्तियों से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं हरीश मोयाल आपसे लेता हूँ विदा। ओम शांति।